सो लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा अब तक हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का थ्योरेटिकल डिस्कशन किया, उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलीज और जो जनरल कंडीशंस हैं उन चीजों को समझने की कोशिश की, खास करके डायरेक्शन वाले एस्पेक्ट्स। और पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया था। हमने इसका एक फॉर्मूला भी ऑब्टेन किया कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब हम लिखते हैं, so this will take 1/4 pi epsilon naught, the magnitude of charge divided by distance का square. If needed, we can also write this electric intensity in vector form, if needed, as 1/4 pi epsilon naught, the magnitude of charge divided by r cube, and just make a vector r. Okay. सो इस पर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है और डायरेक्शंस के बारे में भी हमने कुछ कंडीशंस को अच्छे से सीखा है। अब हम न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ रहे थे, इलस्ट्रेशंस हम लोग देख रहे थे इन पर्टिकुलर, और पिछले लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस पर हमारी डिस्कशन करेंगे, सो दैट के हम इन कंसेप्ट्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सॉल्व करवा दिया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे लेक्चर जो है ये सीक्वेंशियली होंगे, एक के बाद एक। तो लिस्ट ऑफ लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जिस किसी लेक्चर को आप रिव्यू करना चाहें, देखना चाहें, या कोई डाउट या दोबारा देखना चाहें, तो अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं। Now we have 4 point charges Q and they are placed at the corners of a square of side A. Now we are supposed to find out the electric intensity in case A at the center of the square and case B at the midpoint of any side. It's very interesting question. Let's say कि ऐसा एक छोटा सा स्क्वायर मैं यहाँ बना देता हूँ, साइड लेंथ A हमको बताई जा रही है, and we have 4 point charges, each are having a magnitude of Q, means हर एक का जो नेचर है वो पॉजिटिव है। तो सेंटर पे हमने इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल ली। अब आई थिंक इसके लिए मुझे कोई ज्यादा एलॉबरेशन या एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फौरन ये कह दूं कि इस सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो 0 है, तो कैसा रहेगा? यस सर, करेक्ट है, क्योंकि सेंटर पे क्या होगा बेटा, हर एक चार्ज ना पॉजिटिव वे में, अब जैसे ये वाला चार्ज लें आप, तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे यूं डायरेक्ट हो जाएगी। इसके बिल्कुल डायगोनली अपोजिट जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूं डायरेक्ट हो जाएगी, लाइक दिस। फिर इस वाले चार्ज को आप देखेंगे तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी हो जाएगी, और फिर जो सामने वाला चार्ज है इसके डायगोनली, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी हो जाएगी। ईच विल कैंसिल द अदर एंड द नेट वैल्यू विल बिकम 0। तो यहाँ पे कोई खास बात नहीं थी, कोई खास ज्योमेट्री या कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आते हैं हम लोग केस बी पर। केस बी में यही पॉइंट हमें कंसिडर करना है, बट नॉट एट द सेंटर, रादर एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। तो थोड़ा सा मैं स्क्वायर जरा बड़ा बना लेता हूं ताकि हम कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से कर पाए। ये स्क्वायर है, ठीक है। माइक का जरा ख्याल रखें बच्चों आप प्लीज, पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम हर एक लेक्चर को एज इट इज इन इट्स नेचुरल फ्लो रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी हम उसकी एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं। जैसे वो हो रहा है वैसा लेक्चर एज इट इज फिर मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। तो आप माइक का ख्याल रखें और किसी भी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस ना करें, बिकॉज इट इज लाइक जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी ऑन द अदर साइड जिम्मेदारी है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी, तो किसी के हाथ से कुछ बाय मिस्टेक, इंटेंशनली तो नहीं होता है, बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ऑडियो वीडियो ऑन रख दें, जिसकी वजह से सारा जो है रिकॉर्डिंग का मामला डिस्टर्ब हो जाए। सो यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नाउ इन दिस केस ये सारे 4 चार्जेस हो गए जैसे हमें बताया गया है। सो दिस इज वन ऑफ द चार्ज, दिस इज अनदर चार्ज, दिस इज अनदर,
This is another. You may have the side length to be equal to a. ठीक. Now the consideration of the point is at the middle of any side. यहाँ पे मैंने चॉइस किया, आप कहीं भी चॉइस कर सकते हो, बट दिस इज मोर सुटेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एज इट्स ज्योमेट्री लुक्स. तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट का कंसिडरेशन किया. अब हमें पता करना है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले तो बेटा ये सोचो कि ये जो साइड में चार्ज है ना, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? a/2. वेरी गुड बेटा, ये a/2 हो जाएगा. इसके लिए भी कितना हो जाएगा? a/2. अब इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी वो इधर जाएगी. करेक्ट है? Yes, sir. इधर. फिर इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी वो जाएगी लेफ्ट साइड में. तो मैं दोनों कैंसिल. ये बना देता हूं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इन दोनों चार्जेस का कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं बनेगा. ठीक है? Yes, sir. तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एट ऑल. तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायग्राम से ही हटा देता हूँ. बस ये मेंशन करता हूँ कि ये चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये वाला चार्ज भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. ठीक है? बिकॉज whatever they are contributing in the electric intensity is being cancelled because of opposite direction and having an equal magnitude. मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है आपस में ही कैंसिल हो जाता है. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो चार्ज है यहाँ दूर पड़े हुए, ठीक है, हियर, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे आएगी, कितनी आएगी? तो आइए बेटा इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं. ये डिस्टेंसेस थोड़ा सा मैं पीछे करके लिखता हूं ताकि आपको इसकी ज्योमेट्री समझने में हेल्प हो. तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा कि इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी ना, वो मुझे अलोंग दिस लाइन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आती है. ये ऐसी हो जाएगी. लेट मी लेबल दिस एज ई. करेक्ट है? Yes, sir. और बेटा ये डिस्टेंस हो जाता है ए. अगर मैं यहाँ पे ये पाइथागोरस अप्लाई कर लूं इस ट्राइंगल में, राइट, फ्रॉम दिस टू दिस साइड, तो ये जो डिस्टेंस है जिसे मैं फिलहाल ऐसे यूं ही आर बोल देता हूं, तो पाइथागोरस के रूल के हिसाब से तो मैं लिख सकता हूं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, which means r square is equal to 5a square by 4 after making this calculation. करेक्ट है? Yes, sir. तो बेटा जब हम E लिखेंगे ना यहाँ पे इन मैग्नीट्यूड, तो आप समझ सकते हो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी 1/4πε0. चार्ज तो Q है और डिस्टेंस R का स्क्वायर, और बेटा R का स्क्वायर फिलहाल है 5a square by 4. करेक्ट जा रहा है? Yes, sir. अब एक और चीज, एग्जैक्टली उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना ये वाला चार्ज भी देगा, क्योंकि पॉइंट तो सिमेट्री पे है, तो इट विल बी ऑल्सो गिविंग द एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा इसका. ये भी तो आर के सेपरेशन पर है, ये भी वैसे ही 90 डिग्री पे है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ए है, यहाँ जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा. ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, बट डोंट कंसिडर दैट कि ये थीटा 45 होगा. 45 नहीं हो सकता. 45 अगर होता है तो वो सेंटर से पास होगी लाइन, ये तो सेंटर से नहीं पास हो रही है ना? Yes, sir. सो अब हमको दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ. तो हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स बनाएंगे. जैसे सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे एक पॉसिबल कंपोनेंट इसका सर्च करता हूं इधर, और दूसरा इधर. अगर आप समझ पाते हैं इस बात को कि ये थीटा है ना, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा बेटा, देखो. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो ये थीटा हो गया. अब इसी तरीके से ना दूसरे के लिए भी होगा, एक इधर और एक ये इधर आ जाएगा. मैं दो एक साथ बताता हूँ, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा. अब बेटा अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये नीचे की तरफ जो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, इनका नेम हमें करना पड़ेगा E cos थीटा 2 टाइम्स. एक ये और एक ये, क्या कहते हो? Yes, sir. इधर जो जा रहा है ना ये वाला, ये तो वैसे ही हो जाएगा E sin थीटा, और ये दूसरा वाला भी वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे E sin थीटा. लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, ये हमारे काम के नहीं है,
क्योंकि ये ई साइन थीटा मैग्नीट्यूड में और ये ई साइन थीटा मैग्नीट्यूड में आपस में एक दूसरे के साथ ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, Yes, तो sir. बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्लेम हम यहाँ पे करेंगे कि भाई टोटल नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आ रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा 2e cos थीटा। ठीक है, अब e का वैल्यू हमने तो अभी अभी निकाला था, देखो ये 2 इंटू ई का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया q डिवाइडेड बाय ये हो गया 5a स्क्वायर, और ये 4 फैक्टर ना मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये वाला 4 डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जस्ट टेक इनटू द न्यूमरेटर इनटू, अब बच्चों यहाँ पे cos थीटा भी एक एडिशनल टर्म आ गया। तो बेटा cos थीटा आप गौर करके देखो तो क्या होगा, a डिवाइडेड बाई r, क्या कहते हो, ये वाले ट्रायंगल में आप देखोगे ना यहाँ पे, या इस वाले ट्रायंगल में देखो, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही तो है, आइडेंटिकली है, सो इट विल जस्ट बिकम a डिवाइडेड बाई r, एम आई करेक्ट? Yes, sir. सो दिस विल बी a बाई r। अब सबसे पहले तो मैं यहां से a और यहां से एक पावर एक ही कैंसिल कर देता हूं, और मैं r के लिए सब्स्टिट्यूट अगर करता हूं, r के लिए, तो यहीं से देख लो पहले r के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, r के लिए इक्वेशन बनेगी बेटा √5a डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट है? Yes, sir. तो उसको यहां लाके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हमारे आंसर को हम फाइनलाइज करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो लेट मी राइट इट वंस अगेन, 2 then 1/4 pi epsilon naught, let's keep this 4q as it is, now this has become 5a into r था अपना √5a डिवाइडेड बाई 2, तो ये चला गया 2 ऊपर। ठीक हो गई बेटा बात, ये देखो Yes. अब ये फिर एक बार a स्क्वायर हो गया, और इसको हम एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे दें, so let me write this as 1/4 pi epsilon naught 4 into 2 into 2 यानी कि 16q डिवाइडेड बाय 5√5a स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ऑल्दो आप चाहो तो इसको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो, बट माय इंटरेस्ट हियर इज टू जस्ट मेक यू एजुकेट कि ये एग्जैक्टली कैसे वेक्टोरियली यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहली तो बात आपने ये ख्याल रखना है कि जब हमने पॉइंट चॉइस किया था तो ये साइड में जो एडजेसेंट यहाँ पे जो चार्जेस हैं, इनका कंट्रीब्यूशन तो आपस में ही कैंसिल हो गया, फिर बचे दो, इन दोनों का हमने वेक्टोरियल पहले एग्जैक्ट कितना बनता है वो निकाला, फिर इसके कंपोनेंट्स निकाले, आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स इन दोनों के आपस में 2 कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, बचे 2 कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, और उसी से हमारा फिर फाइनल आंसर बनता है। आगे बच्चों बात समझ में? Yes, sir. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Now we have a charge of 1 microcoulomb and it is placed at a point, तो ये लोकेशन है चार्ज का। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कहीं चार्ज है, ये मैं चार्ज ऐसे बता देता हूं, यहाँ चार्ज है, ठीक 1 माइक्रोकूलम जैसे कि ये गिवन है। अब इसकी जो लोकेशन है ये 1, 2, 4 है। अब कहीं दूर एक पॉइंट का कंसिडरेशन किया गया है। अब एग्जैक्ट मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स तो लिख पाऊंगा, लेकिन ज्योमेट्री में उसकी आपको बना के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही इसको समझा रहा हूँ। दैट इज 0, -4, 3, ये लोकेशन है। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले, r, या आपको हेल्प करने के लिए मैं एक ज्योमेट्री यहाँ पे तैयार करता हूं। देखें, हो सकता है कि ये ऐसे, ठीक है, समवेयर वी हैव अ चार्ज लाइक दिस, ये इसका वेक्टर r1, यहाँ चार्ज है, एंड समवेयर वी हैव टू कंसीडर अ पॉइंट p, ये इसका वेक्टर r2, यहाँ पॉइंट p है। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस r है, तो सिंपली अगर मैं ऐसा वेक्टर बनाता हूं, चलो मान ले फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं ऐसे करूंगा, वेक्टर r1 प्लस r इज इक्वल टू r2, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Yes, sir. सो व्हाट इज r, वेक्टर r, व्हाट इट इज? R2 minus R1. सिंपल, मतलब ऐसे प्रॉब्लम में, अब ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया, ऐसे प्रॉब्लम में जनरली हमको क्या करना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, दैट्स इट।
तो आप देखिए यहाँ अगर आप लिटरली R का वेक्टर बनाना चाहते हो, कैसे भी बनाएं, P से Q की तरफ बनाएं या Q से P की तरफ बनाएं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप इनका पहले डिफरेंस ले लें, इसका मतलब फर्क कर दें, R2 माइनस R1 कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा -1 आई कैप, -4 -2 क्या होगा ये -6 -6 जे कैप, फिर -3 + 4 यानी कि +k कैप। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 1 1 स्क्वायर plus प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 स्क्वायर, सो दैट विल टेक अ वैल्यू ऑफ अंडर रूट में 38। करेक्ट है। yes sir अब आते हैं इसकी ओरिजिनल जो फॉर्मूला है अपना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, उस पे आ जाते हैं। सो हियर वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है और फिर डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस बन रहा होगा उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है, √38 38, बस काम खत्म हो गया। वेल यू नो दैट कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 9 × 10⁻9 होता है, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, सो 1 × 10⁻6, और अभी अभी हमने डिस्टेंस निकाला था √38, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 38। सो यू मे गेट एन आंसर 9/38 × 10⁻3। बता दें आंसर क्या होता है। चलें क्या आंसर होगा 9/38, 90/38 कर ले, चले सिंपल, थोड़ा डिवीजन आपको हेल्प करेगा फिर। 90/38 कर लें और यहाँ 10⁻3 कर ले, सॉरी 2 कर लें। तेजी से बताएं अब क्या आंसर होगा इसका। 236.8421 ये 10⁻2 भी एडजस्ट कर लिया क्या आपने? yes sir जस्ट गिव मी 2 पॉइंट 10⁻2 मत कर लो ना, जैसे ही कर लो 90/3, 2 पॉइंट आता है क्या आता है देखो, नहीं 2 पॉइंट से ज्यादा, 2.36 2.36, ओके चले, so that makes a value of 2.36 into 10⁻2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है न्यूटन पर कूलम। वेल इस प्रॉब्लम का जो आउटकम है, इसका जो कंसेप्चुअल आउटकम है वो ये है कि अगर हमें ऐसे कोऑर्डिनेट्स में चार्ज की लोकेशन और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन दिया जाता है तो हमें डिस्टेंस ऐसा हल्का फुल्का वेक्टर कैलकुलेशन करके निकालना है, बस सिंपली दोनों का माइनस कर लें आप, बस फिर बाद में मैग्नीट्यूड निकाल लें अकॉर्डिंगली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय -3 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P, यानी कि यहां कहीं पॉइंट P पे -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा है। ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज एज शोन इज दिस मच, फोर्स इतना है। अब इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो कंबाइन फोर्स लग रहा होगा वो हमको डायरेक्टली बता दिया उसने। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम। बहुत आसान है बेटा, हमके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है जो भी पॉसिबल फोर्स बनेगा उसको आप चार्ज से डिवाइड करें, राइट, yes sir चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो कितना फोर्स बन रहा था 2i कैप प्लस 9j डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 है, याद रखना, बस काम खत्म हो गया आपका। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई 2/3 आई कैप प्लस 9/3 यानी कि डिवीजन के बाद 3j कैप, यूनिट लगाएं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम डायरेक्टली, क्योंकि ये फोर्स जो है ये माइक्रो न्यूटन में है और चार्ज भी माइक्रो कूलम में है, तो माइक्रो माइक्रो आपस में कैंसिल हो गया, कन्वर्जन फैक्टर, आप डायरेक्टली न्यूटन पर कूलम में आ जाएंगे यहाँ। अब ये कहता है कि अगर हमने -3 माइक्रोकूलम वाला चार्ज रिप्लेस करके +2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज यहाँ पे रखा तो फिर फोर्स कितना आएगा। तो इट्स अ सेकंड ऑर्डर कैलकुलेशन। चलो पहले वाले चार्ज को मैं थोड़ा सा आसानी के लिए लेबल कर देता हूँ Q1, ये चार्ज ना इसको नाम देते हैं Q1 ताकि हमको समझने में कोई गड़बड़ ना हो।
अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमको फोर्स निकालना है, तो बेटा फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू चार्ज, लेकिन इस बार तो चार्ज बदल रहे हैं ना, हम सेकंड चार्ज ले रहे हैं, Q2, ये Yes, sir. वाला चार्ज ले रहे हैं। अब चार्ज भले हम यहाँ सामने से बदल दें, बाकी के जो सिस्टम है उसको तो कुछ नहीं किया आपने, तो बाकी के सिस्टम ऑफ चार्ज वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर डेवलप करेंगे जैसी पहली बन रही थी। यस? Yes, sir. हाँ, तो फोर्स निकालने के लिए बस चार्ज की मैग्नीट्यूड को चेंज करें आप। तो E जो अभी अभी हमने निकाला था, फाइंड आउट किया था 2/3 I कैप प्लस 3 J कैप, आप इस चीज को आप ना मल्टीप्लाई कर लें न्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से, और वो है 2। लेट्स कीप इट इन माइक्रो, नो इश्यूज, माइक्रो में ही रखें आप, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फोर्स हो जाएगा 4 I कैप या 4/3 I कैप प्लस 3 into 2 यानी कि 6 J कैप। नाउ यू कैन अप्लाई अ यूनिट ऑफ माइक्रो न्यूटन। सो इतना फोर्स आ जाएगा अगर हमने वो 3 माइक्रो कूलम वाला चार्ज हटा के 4 माइक्रो कूलम वाला चार्ज रखा, सॉरी 2 माइक्रो कूलम वाला चार्ज रखा। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। Yes, sir. ओके, बॉयज को भी आ रहा है ना समझ में? बॉयज की तरफ से कोई आंसर नहीं आते ज्यादा, समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. ओके, इफ यू फील एनीथिंग डिफिकल्ट, लाइक आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेप नहीं क्लियर हुई है, तो मुझे फौरन बता दें आप। कैसा है, हमको सिर्फ सिलेबस पूरा करना ये सब इंटेंशन नहीं है हमारा, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा करता हूँ। हाउएवर इट टेक्स टाइम, बट हम काफी स्लो चलते हुए चीजों को समझते आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल नेचुरल वे में। मैं रिकॉर्डिंग्स भी जो कर रहा हूँ यहाँ पे, उसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, एज इट इज जैसा रिकॉर्ड हुआ वैसे, जैसे जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बस उसी हालत में उसको मैं अवेलेबल कराता हूँ यूट्यूब पे। प्लस ये जो भी हम नोट्स यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ कि हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो यूट्यूब के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके नोट्स के लिंक ऐड कर दूं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को अलग से और मेरे साथ नहीं लिख पाते हैं, तो वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आप लिंक देखें, आप वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करें तो फिर आपको फौरन यही नोट्स एज इट इज, बिना किसी चेंज के, बिना किसी यू में से मेकअप के, जैसा है वैसे वहां पे मिल जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। Let's take this question. We have two positive point charges plus Q, and they are placed along the x-axis at x is equal to a and x is equal to minus a. तो दो अलग अलग पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास, एक ये वाला चार्ज है मान लो, एक दूसरा ऐसे। अब इनका जो सेपरेशन है वो कोऑर्डिनेट बेसिस पर मैं आपको बताऊं तो ये -a के गैप पर है। अब हमारा इंटरेस्ट तो लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, तो मैंने दोनों साइड में a लिख दिया। बेसिकली यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से ये माइनस है, और यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ से ये प्लस है। बात समझ आई बच्चों आपको? Yes, sir. यानी कि टोटल सेपरेशन कितना हो गया? 2a। derive an expression for electric intensity, electric field at a point along y axis। तो ये y axis है, because this horizontal line we are considering as x, तो ये वाला y axis हो जाता है। find the maximum value of electric intensity along y axis if the charge minus q is released along y axis। तो आगे की बात ठीक है, चलो आगे। पहले हमको y एक्सिस में इसकी एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लूं ताकि मैं y एक्सिस पर एक सिमेट्रिक डायग्राम निकाल पाऊं। लेट मी टेक इट लाइक दिस, यस। तो बच्चों ये y एक्सिस है मान लेते हैं। अब कुछ y डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, और यहां पर इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू सेवरल कंडीशंस एंड केसेस। हर बात को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इसमें क्या होगा कि हर एक चार्ज अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। अभी अभी जैसे हमने स्क्वायर फ्रेम वाला कैलकुलेशन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही सोचना है आपने। तो बेटा ये वाला चार्ज ना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, और इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन जाएगा इधर। क्या कहते हो बेटा? Yes, sir. इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी इधर, और बिना किसी हेजिटेशन के मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y² + a²। पाइथागोरस से
करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. उसी तरीके से ना ये वाला चार्ज भी ना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा और ये जाएगा इधर। इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप यहां दिखा सकते हो और ये डिस्टेंस भी बिना किसी हेजिटेशन के आप कह सकते हो पाइथागोरस के कैलकुलेशन से कि ये y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एक थीटा कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक थीटा कंसीडर कर लो, पूरी सिमेट्रिक आर्गुमेंट होल्ड होगी। करेक्ट? अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो दोनों के लिए वैसे भी वो सेम हो रही है, बट इफ आई जस्ट वांट टू राइट तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड q और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों ख्याल करो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes, sir. दिस इज द डिस्टेंस ना। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहाँ से। अब इस साइड जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये वाली डेवलप हो रही है और ये वाली डेवलप हो रही है तो एग्जैक्टली सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके रिजल्टेंट इसके वेक्टर कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे ये एक कंपोनेंट में बना सकता हूं लाइक दिस और ये कंपोनेंट में बना सकता हूं लाइक दिस। एंगुलर कंसीडरेशन आप करें तो यहां थीटा है तो यहां थीटा आ जाएगा, देखें ये Yes. थीटा हो जाएगा। सो उस हिसाब से ये कंपोनेंट बेटा हो जाएगा ई साइन थीटा। क्या क्या कहते हो? Yes. अब एग्जैक्टली ना दूसरे वाले के लिए भी आप यूं ऐसे कंपोनेंट बना सकते हो, ऐसे और ऐसे। तो अगर इधर थीटा है तो आप क्लेम करोगे यहां भी थीटा हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा ई साइन थीटा। अब आगे की बात करने से पहले ये समझ आ जाता है कि ये दोनों तो आपस में निपट गए, आपस में ही कैंसिल हो गए ये, क्योंकि ई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के एंगल भी सेम है, साइन थीटा साइन थीटा। Yes, sir. तो बचा क्या अगर हम 2. गौर करें? हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। थोड़ा सा ये स्पेस का प्रॉब्लम आ गया, बट आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे Yes, sir. क्यों आया? क्योंकि ये भी ई कॉस थीटा बनेगा और ये वाला भी ई कॉस थीटा बनेगा और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सेम है, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया 2 ई कॉस थीटा। तो हम बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस की कंट्रीब्यूशन की वजह से बनेगी वो बनेगी 2 ई कॉस थीटा। अब बच्चों 2 तो ठीक है अपनी जगह पे, ई के लिए हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय, लेट मी जस्ट गो विद द डिस्टेंस, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू। अब सवाल होता है कि cos थीटा कैसे लिखें? तो बच्चों cos थीटा लिखने के लिए ये वाला ट्रायंगल देख लें आप, ये वाला, सी दिस ट्रायंगल, Y upon A. y अपॉन Y under root Y square plus A square upon A. ये चीज हो जाएगी y अपॉन दिस। सो लेट मी जस्ट रीराइट हियर। इस ट्रायंगल को फॉलो करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा बेटा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इस ट्रायंगल से हमको मिला। तो हम यहाँ उसको कैरी कर लेते हैं, cos थीटा हटा देते हैं, उसकी जगह पे लिखते हैं y डिवाइड बाय अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस इतना ही है। अब इसमें थोड़ा सॉल्यूशन एक्सटेंड करते हैं। जैसे देखें इस चीज को, ये जो रूट है ना बच्चों, अगर मैं ये यहां से हटा दूं, थोड़ा सा सोचें बेटा आप इसमें, ये रूट हटा दें तो क्या इसकी जो पावर है रूट की जगह 1/2 लिखी जा सकती है? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। अब ये जो इसके जैसा बाजू में एक ब्रैकेट बन रहा है उसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर 1 है ना। Yes, sir. हाँ, अब आप उन दोनों को जोड़ लें, गौर करें आप, सेम टर्मिनोलॉजी है, मल्टीप्लीकेशन पूरा कर लें, ये हो जाएगा q, फिर ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय, अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूंगा ना तो ये y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3/2 हो जाएगा। Yes, sir. सही चल रही है बात? Yes, sir. तो यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है वो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द केस। ठीक है। अब इससे बिल्कुल मिलता जुलता ना एक और क्वेश्चन अपने पास है, हालांकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बट मेरे माइंड में क्वेश्चन और है जो मॉड्यूल में आगे की तरफ है, तो मैं उसे पहले ही आपके सामने ले आता हूं।
जैसे इस क्वेश्चन को देखें, एग्जैक्टली वैसा ही है, बट थोड़ा बहुत फोर्स के रेफरेंस में इसने पूछा है, फोर्स के रेफरेंस में कि two charges each of equal magnitude q at x equal to minus a and x equal to plus a, पार्टिकल है मास m, उसका चार्ज q/2 है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिटी ना कैलकुलेट करते हुए फोर्स कैलकुलेट करना है, सामने एक और चार्ज हमने मानो रख दिया तो फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या वो फोर्स हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप हो रही होगी उसको सामने वाले चार्ज से मल्टीप्लाई किया जाए, Yes, sir. है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ये डेवलप हुई, अरेंजमेंट तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट्स राइट दैट। तो बेटा ये फोर्स अगर मैं लिख दूं, अभी जो बताया है उसी सेंस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इस्तेमाल करते हुए, तो लेट मी जस्ट यूज दिस एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैं 2qy एक साथ ले लेता हूं। देखो बेटा ये 2qy एक साथ ले लूं, 2qy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। तो दिस विल बी y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। लेकिन ख्याल रखिए ये फोर्स है, इनटू सामने वाला चार्ज लिखना पड़ेगा ना q/2, क्योंकि इंटेंसिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Yes, sir. अब इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे किया यहाँ पे कि अगर y a से बहुत छोटा है, y इज लेस देन a, मतलब ये जो डिस्टेंस हम काफी ऊपर कंसीडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसा नहीं, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा ही डिस्टेंस ले लें, बिल्कुल मामूली सा यहाँ पे, तो क्या होगा? तो प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, वो फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी कैसी बनेगी? तो बेटा y अगर लेस देन a है तो जरा इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2, इस ब्रैकेट के बारे में सोचो आप। तो y बहुत छोटा नंबर है, a बहुत बड़ा नंबर है। अब बहुत बड़े नंबर में अगर एक बहुत हल्का सा मामूली सा छोटा सा नंबर तुम एडिशनली ऐड करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई 5 मीटर प्लस 0.002 सेंटीमीटर, क्या फर्क पड़ रहा है? Yes, sir. तो क्या इस ब्रैकेट का आउटकम सिर्फ ये हो जाएगा? A square bracket. 3/2, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इस ब्रैकेट का आउटकम a³ हो जाएगा? बिकॉज 2 × 3/2 पावर टू पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, पावर से पावर देंगे तो वो पावर दोनों आपस में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. तो इसका आउटकम तो a³ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए, ये कंडीशन के लिए यही फोर्स हम दोबारा अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन 0 हो गया, ये 2, ये q, ये y डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब यहां सिर्फ a³ आ गया, इनटू q/2, क्योंकि ये तो सॉर्ट आउट हो गया पूरा ऐसे। यस? Yes, sir. अब बच्चों आप सोचो कि ये जो फोर्स है इसके लिए जो बाकी के टर्म्स बन रहे हैं तो वो कैसे हैं? तो ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, a³ कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, ये सामने वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड वो भी कांस्टेंट है। तो y के साथ इसकी बनने वाली प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है? Directly proportional. डायरेक्ट है। ये हो गया आंसर इसका, ये हो गया। देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू y। इट्स नॉट 1/y, नॉट -1/y एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा y है। तो एक्चुअली ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड है। अब आगे था तो अगर ये मैं बाद में अलग से लेता तो फिर मैं दोबारा ये सब सॉल्व करना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने इसको साथ में जोड़ के लिया। अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो इसने हमसे ये कहा कि भाई पता करो कि किसी y पर इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। अब अगला सवाल जो है ना इसमें ये पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस। क्योंकि क्या है कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगातार बदलेगी, चेंज होगी। जस्ट आप इमेजिन करो बच्चों कि अगर आप ये पॉइंट यहां बराबर सेंटर में कंसीडर करते हो तो 0 हो जाएगी बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि ये लेफ्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी राइट की तरफ लगाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है।
राइट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लेफ्ट की तरफ लगाएगा, दोनों आपस में कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। Yes, sir. अब कोई और पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं, जैसे ये y यहाँ पे, तो इतनी बनती है। मतलब इस लाइन पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगातार बदल रही है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम कहाँ है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके मैक्सिमम निकालने का ना एक मैथमेटिकल तरीका है, एक अप्रोच है मैथ्स में, जिसे हम मैक्सिमा मिनिमा के नाम से पढ़ते हैं। तो अब मैं इसकी मैथमेटिकल कंडीशन में तो उतना ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। ये डिस्टेंस याद रखें, इधर का a है, इधर का a है, ये सेंटर है। तो मैं मैथ्स की कंडीशन उतना ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, बस मैं आपको इसको याद रखने के लिए कहूंगा, आप इसे याद रखें कि अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इस सूरत में, तो मैथमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो भी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई है इसको डिफरेंशिएट करें, और इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब इतने ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैं नहीं जाता हूं, बस मैं आपको इसका डायरेक्ट कंक्लूडिंग जो आंसर है वो बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जब हम हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ले जाते हैं y इज इक्वल टू a/√2 पर। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद रखें आप, क्योंकि सेम तरीके का कैलकुलेशन हम बाद में मैग्नेटिज्म में भी करेंगे, सेम तरीके का कैलकुलेशन हम ग्रेविटेशन में भी करते हैं, सेम तरीके का कैलकुलेशन हम बाद में आगे डाइपोल या दूसरे सेंस में दूसरे सिनेरियोज में भी करेंगे, इस तरीके का कैलकुलेशन। तो ये जो मैक्सिमम हो रही है ना, ये कितने डिस्टेंस पर होगी जब y इज इक्वल टू A/2. a/√2, नॉट 2, a/√2 होता है। नाउ कीप दिस पॉइंट इन माइंड। तो आइए अब मैक्सिमम निकालते हैं। अब मैक्सिमम निकालने के लिए हमें बस करना क्या होगा कि यहां से y हटाएं और उसकी जगह पे a/√2 लिखें आप, दैट्स इट। तो लेट्स डू दैट कैलकुलेशन। सबसे पहले तो मैं ये पुटअप करता हूं कि y इज इक्वल टू a/√2 पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। इनफैक्ट वो प्लस माइनस होगा, नीचे भी आएगा, यहां भी मैक्सिमम होगा, यहां भी मैक्सिमम होगा। a/√2 ऊपर है तो a/√2 नीचे भी तो जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. Okay, so let's continue with the calculation. Now this electric intensity will become equal to ये 2 जैसे का वैसा into 1/4πε0। बेटा यहाँ से लिख रहा हूं मैं, घबराओ मत, ये वाली चीज है, यहाँ से लिख रहा हूं। अब Q को तो बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते, चलो जैसा है वैसे, y हटा दिया, a/√2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे जो y स्क्वायर है उसकी जगह आपने लिखना है a/√2, यानी कि a²/2 हो गया, प्लस वापस से ये हो गया a², एंड नाउ दिस विल बिकम 3/2। solve it. So you will get E net is equal to ये 2 into 1/4πε0 Q a/√2 डिवाइडेड बाय, एडिशन करें इसकी, कितना हो गया ये 3/2, 3/2 a² एंड दिस इज 3/2, करेक्ट है? Yes, sir. तो आप पहले चाहें तो उसका क्यूब करें, या पहले चाहे तो आप उसका स्क्वायर रूट करें, एज यू विश, एंड यू फाइनलाइज द आंसर अकॉर्डिंगली। फिर उसके हिसाब से आप उसका आंसर फाइनलाइज करें, आप इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है? Yes, sir. अब एक और चीज बच्चों इसमें पूछा एडिशनली, इसने पूछा कि अगर हम एक -q चार्ज यहां से रिलीज कर दें, यहां ऊपर से, तो क्या वो SHM करेगा? SHM माने सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर अगर वो वाकई ऐसा करेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड क्या होगा? अब इस पॉइंट पर मैं इसको आगे कैरी नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि वो SHM करेगा, यानी कि ऑसिलेट करेगा। अब चूंकि ये चैप्टर अभी हमारा हुआ नहीं है और हम और ज्यादा इस पर अभी बात नहीं कर पाएंगे, उतना ज्यादा डिटेलली बात नहीं कर पाएंगे कन्विंसिंग लेवल पर, तो इसे थोड़ा सा हॉल्ट पे रखते हैं। ये क्वेश्चन फिर एक बार हम ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, और ऑफ कोर्स मैंने शायद वहां पे कंटिन्यू कर भी रखा है, अगर आप उसके रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल बस मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि हम इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गई बच्चों बात? Yes, sir. ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पे आप थोड़ा अपने लेवल पर काम करें।
और इन आंसर्स को आप जरा बनाने की कोशिश करें। Now we have 2-point charges, in fact 3, no 2-point charges like this. This is the diagram. 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb located at point B, and the location of the other side is minus √2 plus √2. Find out the electric intensity at point C and as well as at point D. C पे भी निकालना है, D पे भी निकालना है। आइए देखें कैसे होगा। एग्जैक्टली इसी तरीके की कैलकुलेशन है। तो आइए पहले C पे निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले D पे निकालते हैं। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे जाएगी। यस सर। मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो कोई टेंशन ना लें। लेकिन बच्चों, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी जाएगी। घबराए नहीं, आया समझ में? यस सर। क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए इट शुड बी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये मैंने ब्लू से दिखा दी यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज ये रेड से ऐसे। अच्छा, अब इनके डिस्टेंसेस भी जरा जस्टिफाई कर लेते हैं। बच्चों, ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में √2 है, ये वाला डिस्टेंस भी मैग्नीट्यूड में √2 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ पे आप। अच्छा, ये भी √2 है, नो टेंशन, और ये वाला भी √2 होगा। अब यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूं बट, तो बताएं ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 है ना। इंटरेस्टिंग। यस सर। बेटा ये डिस्टेंस 2 है, और उस तरफ वाला ये वाला डिस्टेंस भी 2 है। क्या कहते हो? यस सर। अच्छा, अब इसके एंगल्स जरा सर्च करते हैं। एक एंगल इधर आएगा थीटा, दूसरा एंगल इधर थीटा आएगा, और मैं बिना किसी हेजिटेशन के कह सकता हूं कि ये थीटा 45 है। चेक कर लें आप। जब दोनों साइड इक्वल होते हैं, ट्राइंगल पाइथागोरस के हिसाब से राइट एंगल है, और दोनों साइड इक्वल है, तो डेफिनेटली यहाँ का एंगल 45 होता है और यहाँ का भी 45 होता है। पता है ना आपको ये? यस सर। ओके। अब बनाए इसके कंपोनेंट्स। तो पहले ये जो ब्लू कलर वाला है ना ऊपर का, इसके कंपोनेंट बनाते हैं बच्चों। तो ये कंपोनेंट आएगा इधर, और दूसरा जाएगा इधर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ एंगल ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ एंगल थीटा बनेगा। करेक्ट है? यस सर। तो बेटा दिस विल बिकम ई cos थीटा, एंड दिस अपर विल बिकम ई sin थीटा। अब आए दूसरे वाले के बनाते हैं। तो इसके कंपोनेंट बनाऊंगा तो एक नीचे बनेगा ऐसे, एक यूं बनेगा इधर, और एंगल डेफिनेटली यहाँ थीटा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बिकम ई cos थीटा। आपको स्क्रीन पे साफ कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? यस सर। एंड दिस विल बिकम ई sin थीटा। ये ई sin थीटा हो जाएगा। अगर ये ई cos थीटा हो गया तो ये ई sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, क्या होगा? ये कंपोनेंट है नीचे वाला क्या हो जाएगा? आप खुद ही कैंसिल होगा। वेरी गुड। तो लेट मी जस्ट डार्क दिस एंड दिस, ये निपट गए, आपस में कैंसिल हो गई। ये इसने इसको काट दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो बनी यहाँ पे 2e cos थीटा। वेरी गुड, 2e cos थीटा। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा कैलकुलेशन समझ लें। 2e कैसे लिखेंगे? 1/4πε0। चार्ज तो q है, बाद में q का मैग्नीट्यूड पुट अप कर लेते हैं। डिस्टेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। करेक्ट है? यस सर। cos थीटा, आप cos थीटा तो पता है 45, तो ज्यादा क्यों टेंशन लें, सीधे सीधे 1/√2 बोल दें आप। सही यस है? सर। तो आइए अब फिर इनेट को पूरा करते हैं। तो बेटा ये 2 1/4πε0 तो ओवरऑल होता है 9 × 10⁻⁹। चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶। अब इसका कोई टेंशन ना लें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम वैसे भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट अप करते हैं। और इसके पॉजिटिव होने की वजह से ही डायरेक्शन इधर भेजा हमने, और इसका नेगेटिव था तो इसलिए इसका डायरेक्शन इधर नीचे भेजा। तो उसकी फिक्र ना करें आप यहाँ पे कि क्या पुट अप करना है। और ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ
कि जब कभी भी हम फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन हम अलग से बताते हैं उसकी। फिर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया, नीचे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और ये आगे कैरी हो गया 1/√2। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, वो सारा कुछ कैंसिल कर दें, ये 2, ये 4, ये +9 और ये -6, +9 -6 क्या हो गया? 3. सो 9/√2 बच गया इंटू 10⁻3। अब 1/√2 जो होता है ना, वो होता है बेटा 0.707 इंटू ये आगे अपना 10⁻3। आप जल्दी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आंसर एक्सपेक्टेड है। यस, 6.363. सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज 6.3 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। थोड़ा सा स्पेस की वजह से मैं उतना सेपरेटली उसको लिख नहीं पाया, बट आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन में ना हमको पॉइंट सी पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। ये तो हमने डी पे निकाल दिया, अब सी पे निकालना है। सी के लिए ना हमको इंडिविजुअल डिस्टेंसेस देखने पड़ेंगे कि कितने कितने हैं। अब सबसे पहले देखो बेटा, बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी ना, वो ऐसी बनेगी, क्या कहते हो? पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से सी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूं बनेगी, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या कहते हो? Yes, sir. और ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी वो ऐसी बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब बेटा ये भी सोचो कि ये ओरिजिन 0 है अपना। अब ए से पूरा सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? बेटा गौर करो, यहां ये डिस्टेंस है √2 और उधर ये डिस्टेंस है 2√2, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3√2. √2 + 2√2 विच मीन्स 3√2। करेक्ट है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आइए सबसे पहले ई ए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए। तो ये हो गया बेटा 1/4πε0। चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁻6, क्या कहते हो? Yes, sir. और डिस्टेंस कितना निकाला हमने? 3√2 square. 3√2 का स्क्वायर, यानी कि ई का कैलकुलेशन हुआ बच्चों 9 × 10⁻9, फिर ये 2 × 10⁻6, फिर ये 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। सो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं और सब कुछ बच कैंसिल होने के बाद बचता है 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। Yes, sir. देखो बेटा, ये 9 इधर से कट गया, ये 2 यहां से कट गया। तो ये ना सिर्फ ए का कंट्रीब्यूशन है, अब बी का भी कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन बी का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, ये कितना है, कितना होगा ये, क्या लगता है आपको? तो देखो, 0 से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है? 2√2. 2√2। और 0 से लेके बी तक का कितना है? √2. √2। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाता हूं। 0 से लेके सी तक का डिस्टेंस 2√2 है और बीच में 0 से लेके बी तक का डिस्टेंस यानी कि ये √2 है। अब हमको खाली ये वाला निकालना है, ये वाला। √2. हाँ, तो आपने निकाला कैसे, कैसे फाइंड आउट किया आपने? 2√2 minus √2. हाँ, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ये डिस्टेंस हो गया बेटा 2√2 माइनस √2 एंड दैट इज इक्वल टू √2। तो आओ निकालते हैं कि बी की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो फॉर्मूला ऐसे ही चलेगा, 1/4πε0। बी का मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का, वो भी 2 × 10⁻6 होगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस है √2, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं सॉल्व कर लूं सब कुछ,
9 into 10 to the power 9, 2 into 10 to the power -6 divided by 2. तो मुझे तो आंसर मिलने लग रहा है 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। अब ये Yes. कंट्रीब्यूशन हो गया बेटा बी का, लेकिन हमको तो नेट निकालना है ना कि सी पर एक्चुअल कितना हुआ। क्या करेंगे फिर? ए और बी की वैल्यू को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? Subtract. सब्सट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, सिंपल। क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे? Because they are in opposite direction. यस, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम सब्सट्रैक्ट करते वक्त हायर मैग्नीट्यूड को पहले ले लेते हैं ताकि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। सो दिस इज 9 into 10 to the power 3 माइनस 1 into 10 to the power 3 कर लो आप, नहीं तो फिर परेशान होते रहोगे भाई कैसा सब्सट्रैक्शन हुआ। 10 to the power 3 को हम 1 into 10 to the power 3 तो लिख सकते हैं। तो यू मे गेट एन आंसर इक्वल टू 8 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गई बात? Yes, sir. ओके, आइए एक और देखते हैं। चीजें समझ में तो आ रही है ना आपको? हैवी तो नहीं लग रही हैं? आप देख रहे हैं इसमें जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो ज्यादातर वेक्टोरियल कैलकुलेशन है, वेक्टर बेस्ड कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा जो कैलकुलेशन है वो पूरा वेक्टर बेस्ड है। और बच्चों ये बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं ये, मतलब ठीक है अपने सीईटी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। अगर इसमें आप जेई एडवांस वगैरह तक जाना चाहते हो तब तो बहुत ज्यादा इसमें और ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे। और मैं ये जो जनरल लेक्चर सबके कंडक्ट कर रहा हूँ इसमें बस एक लेवल तक अपने आप को रोक रहा हूँ, कंसिडरिंग दैट कि हम सीईटी के लिए या नीट के लिए या कुछ हद तक जेई मेन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ठीक हो रही है बेटा बात? Yes, sir. ओके, तो इन चीजों को जरा अच्छे से करें। अच्छा, मैं तेज तो नहीं हूँ, मतलब समझ ही नहीं आ गया सर ने ये कौन सी इक्वेशन लिखी है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? No, sir. ओके, अगर किसी को ऐसा लगता है तो प्लीज जस्ट गिव मी अ कमेंट so that I can be in a proper pace ताकि आपको समझ में आए। Now let's continue with the next question। इसमें बता रहे हैं कि एक बॉब है जिसका मास 5 किलोग्राम है। बॉब या स्फीयर या बॉल, ऐसे कुछ भी कंसिडर कर लें आप। उसका मास है और उस पर हमने चार्जेस भी लगा दिए +20 कूलम के, और फिर इसको हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सस्पेंड कर दिया है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन पर कूलम है। तो ये कितना एंगल बनाएगा ये पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जामिनेशंस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट मी ड्रॉ अ जनरल डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। बट ऐसा रिजिड सपोर्ट है, इस पे ऐसा एक थ्रेड है और इस थ्रेड के नीचे यहाँ पे एक बॉब लगाया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये बॉब है 5 किलोग्राम का और इस पे चार्ज भी हमने लगा दिया +20 कूलम का, लेकिन साथ साथ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया है। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, और ये कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का? 10 न्यूटन पर कूलम। नाउ थिंक ऑन इट बेटा कि अगर ये ऐसे ही होता, मतलब बॉब विथ चार्ज एंड मास, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, तो इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा था वैसे रहता, बिकॉज वेट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स। वेट जो है ना इसका नीचे एक्ट करता, तो इसके इंक्लिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई एंगल नहीं बनाता। लेकिन चूंकि हमने इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो अब ऑब्वियस बात है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉजिटिव पोर्शन होगा और एक नेगेटिव पोर्शन होगा। तो आप बताएं पॉजिटिव पोर्शन कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? यस, कहाँ होगा? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टेल की तरफ। और नेगेटिव पोर्शन कहाँ होगा? हेड की राइट। हेड की तरफ कह ले, तो ये जरा समझने में आसान होता है कि हेड की साइड नेगेटिव पोर्शन आता है और टेल की साइड पॉजिटिव। अब हमारे चार्ज पे बॉब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं रिपेल करेगा। तो कहाँ अट्रैक्ट करेगा ये? Towards head. आगे की तरफ, है ना? नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ। तो ये अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, यूं ऊपर उठने लगेगा, और अब ये स्ट्रिंग एक एंगल बनाएगी।
ठीक हो गई बात? तो यही बॉब बच्चों हमको अब ऐसे दिखाई देगा। सेम अरेंजमेंट ना, ये वर्टिकल मान लो पहले से इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए थी उसकी मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, लेकिन अब ये बॉब हमको यूं दिखाई देगा। इसने एक नया एंगल बना लिया, इंक्लिनेशन ले लिया। हो सकता है कि इसने कुछ एंगल थीटा बना लिया हो यहाँ पे। तो वही पूछ रहा है कि ये कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से। तो इसमें हमें आने वाले सभी फोर्सेस को ठीक से एनालाइज करना है, दैट्स इट। बच्चों सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसका जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मास कितना है इसका? 5 kg। तो mg कितना हो जाएगा? 50। वेरी गुड। mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी टेक इट एज 10। दूसरी बात, इस स्ट्रिंग में ना ऐसे टेंशन भी आ जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग तो खींची चली जा रही है, तो स्ट्रिंग में टेंशन भी आ जाएगा यहाँ पे। तीसरी बात, आप जरा नोटिस करें, इसको ऊपर किसने उठाया? इसको ऊपर किसने उठाया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से ही ऊपर उठाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यूं खींच रहा है अपनी तरफ, लाइक दिस। ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ नेगेटिव है ना, ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ना इसको अपनी तरफ यूं खींचेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? गलती मत करना प्लीज, बोलो। क्यों? एफ अपॉन क्यों? EQ। EQ, यस। फोर्स लिखना है हमको, इंटेंसिटी नहीं लिखनी है, फोर्स लिखना है। समझ आई बात बेटा? यस सर। तो इतने फोर्सेस इस पे बन रहे हैं, ये थ्रेड में टेंशन भी आ गया, वेट भी आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गया। अब हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, इस टेंशन के कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। तो वन ऑफ द पॉसिबल कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना सकता हूं इस तरफ, और जो दूसरा कंपोनेंट है मैं बना दूंगा इधर। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आप जब तक कंटिन्यू करें। ओके, लेट्स रिज्यूम, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल। वेल, तो हम इस टेंशन के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। आई होप आपने इस दरमियान में कुछ सोचा होगा कि यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा थीटा, सॉरी एंगल आएगा थीटा। सो ऑन दैट बेसिस ये टेंशन का कंपोनेंट ये वाला क्या बन जाएगा? cos थीटा, T cos और थीटा। ये बेटा हो जाएगा टी साइन थीटा। अब इसे एक इक्विलिब्रियम तो मिल जाएगा ना, ये इधर खींच रहा है, वेट नीचे आ रहा है, टेंशन भी एक हद तक आ चुका है, तो ये ऊपर उठते उठते किसी जगह पे जाके रुकेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इनफाइनाइटली ऊपर ही जाएगा, हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यस सर। ये किसी एक जगह पे जाके बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रुक जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इस पर आने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। T cos थीटा इज इक्वल टू 50, T sin थीटा वेरी इज गुड, वेरी इक्वल गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। टी साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू EQ एंड करस्पॉन्डिंगली टी कॉस थीटा हो जाएगा 50। सिंपली इन दोनों का रेशियो ले लें आप, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऑफ कोर्स इसके साथ टी भी है जो हम कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू ये हो गया EQ डिवाइडेड बाय 50। नाउ कंप्लीट विद दिस कैलकुलेशन, टी कैंसिल हो गया, आपको मिला 10। थीटा। E का वैल्यू क्वेश्चन से आप देखें तो 10 है, चार्ज का मैग्नीट्यूड आप क्वेश्चन से देखें तो 20 कूलम है, ठीक है ना? ये देखिए हमने यहाँ मेंशन भी किया 20 कूलम, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 10 डिवाइडेड बाय वी हैव दिस एज 50, करेक्ट? So this 0 and this 0 will get cancelled. 20 by 5, correct है? यस सर। We will get tan of theta is equal to 20 by 5, which is equal to 4, which means theta is equal to tan inverse of 4. अब ये जो भी आंसर रेडियन में बनेगा या डिग्री में बनेगा वो हम लॉग बुक से चेक कर सकते हैं, बट यूजुअली जो आंसर्स ऑप्शंस में दिए जाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं।
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। आ गया समझ में आप? Yes, sir. ओके, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, आपने इसको जरा तेजी से करना है, एग्जैक्टली सिमिलर है, बहुत तेजी से आपने करना है। एक स्मॉल बॉब है जैसे बताया गया है, इसको स्ट्रिंग पे लगाया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस बार 3 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैसे ही लगाई जैसे हम पहले लगाए थे, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, मास जो है वो 3√3 ग्राम है, ठीक है ना, 3√3 ग्राम या जी, वी हैव टू चेक इट, देखेंगे कैलकुलेशन करके क्या आता है। द चार्ज ऑन इट, चार्ज कैसा है बेटा, सोचो अगर पॉजिटिव चार्ज में लगाता हूं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी है, तो इसका इंक्लिनेशन राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है? Right. राइट की तरफ। इस डायग्राम में तो इंक्लिनेशन लेफ्ट की तरफ हो गया ना, Yes, sir. इसका मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। वेरी गुड बेटा। तो पहले ही ओपिनियन में हम ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को कट कर देंगे, अब बचा ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, ठीक है ना, आइदर वे। तो आपने बस ये सोचना है कि यहाँ पे मैंने tan थीटा का जो रिलेशन बनाया था वो क्या बना था, बस आप ये सोचें। इस रिलेशन को बच्चों आप ध्यान से देखें, ये रिलेशन ना असल में ये है, tan थीटा इज इक्वल टू EQ डिवाइडेड बाय mg। नोटिस करें बेटा आप, Yes, sir. क्योंकि ये जो 50 हमने लिखा ना यहाँ पे, ये 50 किसी और चीज के लिए नहीं लिखा है, बल्कि हमने ये किसके लिए लिखा है? mg के लिए लिखा है। Yes, sir. तो क्यों ना डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया जाए, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्टली इसको यूज किया जाए, EQ डिवाइडेड बाय mg। अब आप देखें इसमें हमें थीटा प्रोवाइडेड है, दैट इज 30, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोवाइडेड है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 2, चार्ज हमें पता करना है बेसिकली, डिवाइडेड बाय m, मास भी हमको प्रोवाइडेड है। आई एम इंटरेस्टेड टू टेक इट एज 3√3 g, 3√3, एंड रादर ग्राम की बजाय मैं डायरेक्टली उसको g ले लूं, या ग्राम, अगर मैं ग्राम ले लेता हूं तो दिस विल बिकम mg, यानी कि 3√3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू g का 10, ऐसे करना पड़ेगा अगर मैं इसको ग्राम ले लेता हूं तो, Yes, sir. ठीक है। और मुझे लगता है ग्राम लेना पड़ेगा क्योंकि सब माइक्रो में चल रहा है ना। आई बेटा बात समझ में, ये मास को मैंने, ये ग्राम का पहले मैंने तो कन्वर्ट कर दिया 10 टू द पावर -3 और बाद में g लिख दिया 10। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा कि ये 3 पहले मैंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद tan 30 कितना होता है? tan 30 पता होना चाहिए, 1/√3 है ना। Yes, sir. अच्छा, यहाँ अब न्यूमरेटर में क्या बचा? 10 टू द पावर 2, फिर ये q हमको निकालना है, यहाँ बच गया नीचे √3 इनटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी 10 टू द पावर -2 है। Yes, sir. यस सर। अब होगा ये कि ये √3 भी कट गया, तो q कितना हुआ? 10 to the power 4. नहीं, -4, देख लो, यस सर। ये -2 ऊपर जाएगा और ये 2 पहले डिनोमिनेटर में जाके फिर न्यूमरेटर में ले लूंगा मैं तो -4 हो जाएगा। Yes, sir. तो इतना हम कह सकते हैं कि ये कूलम है। फिर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, 100 इंटू 10 टू द पावर -6 करेंगे, क्योंकि -4 है और मैंने सामने 100 लगा दिया, तो फिर -6 करना पड़ेगा। सही है, ये -4 यस है, मैंने -4 को -6 किया, तो फिर मुझे बैलेंस करने के लिए तो 100 लगाना पड़ेगा। Yes, sir. अब देखिए ये -6 अगर प्रीफिक्स में हटा देता हूं तो इसके लिए यूनिट तो माइक्रो का लगता है ना, Yes, sir. 100 माइक्रो कूलम। तो आंसर तो 100 माइक्रो कूलम है, बट वी हैव टू ऑप्शंस फॉर 100 माइक्रो कूलम ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। हमने ये कैसे अंदाजा लगाया कि ये पॉजिटिव वाला है, सॉरी नेगेटिव वाला है, कैसे अंदाजा लगाया हमने? इसकी जो लेफ्ट Charge close. इंक्लिनेशन जिस तरफ हुआ ना, उससे हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज अगर है और ऐसा हॉरिजॉन्टल जिस तरीके से फील्ड दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से तो ये राइट की तरफ ऊपर जाना चाहिए।
तो जाहिर बात है अगर पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ ऊपर जाता है तो नेगेटिव चार्ज ही लेफ्ट की तरफ ऊपर जा सकता है, लेफ्ट का इंक्लिनेशन ले सकता है। तो ये एक काइंड ऑफ लॉजिक हमको यहाँ पे साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. ओके, चलिए तो फिर आज के लिए इतना काफी है। ये न्यूमेरिकल्स अभी यहाँ खत्म नहीं हुए, हमें एक और लेक्चर इसमें लेना पड़ेगा, सेट 3। ये सेट 2 हो गया मान लो। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के हैं। अब आगे हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना है। सो पेशेंस के साथ हर एक लेक्चर को इत्मीनान से देखें, गौर से सुने। कुछ डिफिकल्टीज आती हैं आपको तो आप मुझे कॉलेज में मिलें या फिर व्हाट्सएप करें, बट मेक श्योर दैट कि आप हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ओके, रुक जाए फिर। Yes, sir. Yes, sir.